Hello everyone, welcome to India's largest learning platform that is obviously an academy. तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मुझे यूपीएससी और स्टेट पीएससी की फील्ड में टीचिंग एंड मेंटरिंग करते हुए लगभग 8 वर्षों से अधिक अधिक का एक्सपीरियंस है। और जो मैं सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर वो हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इनको अपन बोथ ट्रेडिशनल वे में भी और करंट से जोड़कर पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है ज्योग्राफी, ठीक। और आगे आने वाले समय में पॉलिटी और इकोनॉमी की क्लासेस भी चालू होंगी। और ये सारे सब्जेक्ट्स मतलब मेनली ज्योग्राफी में आपको ऑप्शनल लेवल पर भी पढ़ाऊंगा, ठीक। और प्रीलिम्स जो है सॉरी जो कोर एरिया जिनमें मैं आपको प्रिपेयर करूंगा वो है प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल, क्लियर है। मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ है वो MRSC देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से हुआ है और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क भोपाल से, ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल लिंक है, प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन करिए क्योंकि आपके और मेरे बीच कम्युनिकेशन का ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है, इंपॉर्टेंट साधन है, ठीक है। यहाँ पर नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा आपको और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व करूँगा, क्लियर है। तो प्लीज़ इस लिंक को ज़रूर ज्वाइन करिए, इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप इसको भी ज्वाइन करिए, यहाँ पर भी मुझे फॉलो करिए, ठीक। और जो भी कम्युनिकेशन है वो बेसिकली ज़्यादातर अपना टेलीग्राम चैनल पर ही होगा, ठीक। और ये मेरा एजुकेटर कोड है, ठीक, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई पेड कोर्स लेते हैं। 10% डिस्काउंट आपको अपनी फीस में अवेलेबल होगा अगर आप अनुराग 27 का कोड यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अनअकैडमी पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव नहीं ले पाए किसी कारण से तो रिकॉर्डेड भी लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। लेकिन सजेस्ट मैं तो यही करूँगा कि लाइव क्लास नहीं, क्योंकि वो इंटरेक्टिव सेशन होता है, आप जो है टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है जो वो टीचर जो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको मतलब प्रॉपरली उसमें टेक पार्ट कर सकते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर कोर्सेज भी आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो सारे कोर्सेज जो हैं वो सिलेबस के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं और वो आप फोकस करते हैं आपके सिलेक्शन पर, ठीक, क्लियर है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो लगभग जो क्विज मिलते हैं, क्योंकि टेस्ट और क्विज जो है वो भैया सेल्फ एवेल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। और इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सेल्फ एवेल्यूशन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, क्लियर है। भाई अपन कितने पानी में है मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर मिलती हैं, ठीक। और यहाँ पर लगभग लाखों स्टूडेंट ये टेस्ट सीरीज देते हैं, तो जो आपको एक्सपोजर मिलता है एग्जाम का वो बहुत अच्छे लेवल पर मिलता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ और इसके साथ कई और फैसिलिटीज़ आपको अनलिमिटेड वे में मौजूद हैं, आप कभी भी कहीं भी कितना भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस पर कोई रुकावट नहीं है, ठीक। फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। इस इन सारी फैसिलिटीज़ को लेने के लिए आपको केवल डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, ठीक। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले से और एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक भाई। यहाँ पर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, ठीक। इस फ्री कंटेंट को आप देख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर आपको सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाइड है, अच्छा लग रहा है तो पेड कोर्सेज ज्वाइन करिए। और हर एग्जाम के हिसाब से पेड कोर्सेज भी स्टार्ट होते रहते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। भाई जैसे ही आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे, लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, जो आपको मिलेगा भाई इंडिया के टॉप टीचर्स से पढ़ने का मौका, ठीक। जिनका एक्सपोजर आपके एग्जामिनेशन में और जिनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और वेल रिनाउंड, जाने पहचाने नाम हैं, चेहरे हैं, ठीक है, जिनसे आप पढ़ सकते हैं। फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है यहाँ पर, ठीक। जो सिलेबस कवरेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी सीएससी की बात करूँ तो भैया ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम है। जो उसके मेंस के पेपर्स आते हैं, जो प्री के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वाले एग्जाम्स हैं, ठीक। दीज आर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जाम्स, ठीक। थोड़ा समय लगता है तो अपने को चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना पड़ता है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको लगभग 15,000 कोर्सेज से ज़्यादा का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक। चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शनल कोर्सेज, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें और साथ में मिलती हैं आपको, आर्ट एंड कल्चर, आंसर राइटिंग कोर्सेज। तो अब एक बहुत बड़ा रिसोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और शार्प कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक प्लस कोर्स है, एक आइकनिक कोर्स है, ठीक है। तो प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, ठीक। और अगर अपन बात करें
आइकनिक कोर्स की, तो आइकनिक कोर्स में आपको ये चारों फैसिलिटीज तो मिलती ही हैं, साथ में पर्सनल कोच पे अपॉइंट होते हैं, पर्सनल कोच दिए जाते हैं आपको एक, जो कि आपकी प्रिपरेशन पर नजर रखते हैं, आपको डेली मेंस के क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको पर्सनलाइज फीडबैक देते हैं और स्टडी प्लानर रेडी करवाते हैं, तो किस किस प्रकार से कैसे कैसे पढ़ना है पूरा रेडी करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो आपको मिलेंगे कोच, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन पर नजर रखेंगे, है ना। तो इन दोनों में से जो भी चाहे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक, न्यू स्टूडेंट जो है, नए स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा लंबा कोर्स ज्वाइन करें क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में समय लगता है। और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जिनको एक आध सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या एक आध टॉपिक में डाउट है, तो वो छोटे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट्स जो है वो प्लीज़ न्यू स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से लॉन्ग टर्म कोर्स ज्वाइन करें। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग क्या है, फटाफट थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ें भगाओगे अगर तो फिर दिक्कत रहेगी। ठीक, टेक योर टाइम फॉर प्रिपरेशन, एटलीस्ट 1 साल का कोर्स आप ज्वाइन करें। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई 10% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप अनुराग 27 का कोड इस्तेमाल करें। ठीक, अनुराग 27, ठीक है ना। तो क्योंकि ये मेरा एजुकेटर कोड है, ठीक, और ये जैसे ही आप इस कोड को डालेंगे तो मेरा भी आपको सपोर्ट प्राप्त रहेगा पूरा। ठीक, कोई भी डाउट हो मेरे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, है ना, या कहीं से कुछ नोट्स वगैरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मुझसे बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक, तो मैं उसमें जहाँ तक यथासंभव है आपकी मदद कर सकता हूँ, खासकर मेरे सब्जेक्ट्स में। ठीक, और ऐसे ही आइकनिक कोर्स है, तो ये दो अलग अलग कोर्स हैं, है ना, प्लस कोर्स और आइकनिक कोर्स। यहाँ पर भी अगर आप आइकनिक कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अनुराग 27 का कोड डालेंगे तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से यूपीएससी ऑप्शनल भी मौजूद है यहाँ पर। ठीक, और ध्यान रखिए सारे कोर्सेज में ईएमआई का ऑप्शन है। ठीक, तो आप इनको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 का कोड जरूर पंच करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया 2021, 22 और 23, 2021, 22 एंड 23 के लिए न्यू बैचेस अनाउंस हो चुके हैं, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है। तो इन बैचेस को ज्वाइन कर तीनों ही माध्यम में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और बाइलिंगुअल भी बैचेस भी हैं। ठीक, तो 6 मंथ का कोर्स है आपका प्रीलिम्स 2021 के लिए, 2021 के लिए, और 1 ईयर का बैच है आपका 2022 के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बैच जो है मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 10% डिस्काउंट जरूर क्लेम करें अनुराग 27 कोड से। क्लियर है। फर्दर और भी लॉन्ग टर्म बैचेस भी हैं भाई। 2023 बैच टारगेट कर रहा है, 2 ईयर का बैच है, जीएस बैच कोर्स फुल। ठीक, और यूपीएससी सीएससी तो ये भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग ऑन 11 जनवरी। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अगेन 10% डिस्काउंट, जो कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है डिस्काउंट। ठीक है, तो उसको क्लेम करने के लिए अनुराग 27 का कोड जरूर अप्लाई करें। फर्दर कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं, है ना। यूपीएससी जीएस के साथ साथ ऑप्शनल का कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो उसमें अलग अलग प्राइस फीस स्लैब्स हैं, डिस्काउंटेड हैं। ठीक है, 26% ऑफ रहेगा, 29% ऑफ रहेगा, कहीं 42% ऑफ रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप दोनों चीज़ें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो बेटर होगा कि आप कॉम्बो पैकेज लें, तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ साथ 10% डिस्काउंट अगर चाहिए तो अनुराग 27 का कोड इस्तेमाल करें। क्लियर है। फर्दर आइकनिक प्राइस जो है, आइकनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक होने वाली है भैया, तो अभी लो प्राइस है, उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक, और प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। पर्सनल कोर्स की फैसिलिटी आइकनिक के साथ जो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी क्या फैसिलिटीज़ होती है इसमें मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो भैया आज के अपन टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो आज का टॉपिक है ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज, जो अपन कर रहे हैं अपनी सीरीज। ठीक है, उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें लैंडफॉर्म डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो मैंने कहा ना, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन या एजेंट्स ऑफ डिन्यूडेशन या एजेंट ऑफ इरोजन जो होते हैं, उन एजेंट्स को हम पढ़ रहे हैं। तो हम जो पूरे लगभग लगभग आप समझिए कि हम रनिंग वाटर पढ़ चुके हैं, यानी कि रिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, विंड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हमें कोस्टल रीजन के बारे में पढ़ना है। तो कोस्टल रीजन पे सबसे बेहतर जो एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन या एजेंट ऑफ इरोजन रहेगा, वो रहेगा आपका कोस्टल वेव्स। क्लियर है। तो कोस्टल वेव्स बहुत सारा जो वहाँ का लैंडस्केप है कोस्टल रीजन का, उस लैंडस्केप को क्या करती हैं, मॉडिफाई भी करती हैं और क्रिएट भी करती हैं और डिस्ट्रॉय भी करती हैं, जाहिर सी बात है। ठीक, तो चलिए ये अपना लेक्चर 17 है। ठीक है, तो अगर देखिए आज इसको अपन खत्म कर पाते हैं लेक्चर को पूरे को, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है ये, आज अगर खत्म कर पाते हैं तो ये पूरा लेक्चर कोशिश करूंगा कि एक ही बार में खत्म कर दूं। ठीक है, पर हो सकता है कि इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हो जाएं। ठीक है, तो लेक्चर 17
ये है, इसको अपन दो पार्ट्स में भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आज किस प्रकार का फ्लो बनता है। ठीक है, चलिए। तो वर्क ऑफ सी वेव्स, सबसे पहले तो सी वेव्स जो है कोस्टल रीजन्स में सबसे ज्यादा प्रभावशाली एजेंट ऑफ डिनोडेशन या एजेंट ऑफ इरोजन रहती हैं। ठीक, और हर अपने एजेंट का अलग अलग एरिया है। ठीक, तो रिवर्स का जो फ्लोइंग वाटर का एरिया है वो पूरा कैचमेंट एरिया में होता है। ठीक, समझ में, बेसिन में होता है। फिर अगर अपन बात करते हैं ग्लेशियर का, तो ग्लेशियर का अपना एरिया है, यहाँ पर ग्लेशियर मिलते हैं, है ना भाई। आप बोलोगे सर हमारे घर के उधर जो इरोजन चल रहा है उसमें ग्लेशियर का कुछ हाथ है क्या, तो उसमें अभी तो हाथ नहीं है। हो सकता है कि आपके जो घर के आसपास का एरिया है वो किसी दूसरे समय में, है ना, कैम्ब्रियन से पहले या उसके बाद में अपन बात करते हैं, अलग अलग, है ना, अलग अलग ईयॉन्स में। हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह पे हो आपके घर का एरिया जहाँ पर ग्लेशिएशन हो, जैसे मैंने कहा प्लिस्टोसीन पीरियड में ग्लेशिएशन हुआ था, तो उसमें अगर आपका घर का एरिया आया होगा तो बिल्कुल वहां पर भी आपको ग्लेशियर से बने हुए कुछ लैंडफॉर्म्स के निशान मिल जाएंगे, है ना, अगर आप एक जियोलॉजिस्ट की तरह खोजेंगे तो। ठीक है, चलिए। पर नॉर्मल व्यक्ति को मिलना मुश्किल है, तो अपने को जियोलॉजिस्ट नहीं बनना भैया, है ना, अपने को केवल जियोलॉजी से उतना ज्ञान चाहिए इससे अपन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सके अर्थ के सरफेस पर। बता चुका हूँ मैं, ज्योग्राफी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्थ के सरफेस पर जितने भी लैंडफॉर्म्स अभी हैं उनको अपने को डिस्क्राइब करना है, साथ ही साथ उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है। क्लियर है? ठीक है। फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं, तो जो अपन कोस्टल रीजन की बात करते हैं, तो कोस्टल रीजन में चेंज लाने वाला सबसे बेहतर एजेंट कौन सा है? वेव्स। The coastal landscape is very much modified and altered by the action of moving sea water towards the coast in form of sea waves। ध्यान रखिएगा। तो करंट, टाइड्स और सुनामीज, तो केवल सी वेव्स नहीं, और भी बहुत सारा मूवमेंट है ओशन वाटर का, तो कई फॉर्म्स में होता है। करंट्स के फॉर्म में ओशन वाटर का मूवमेंट होता है, टाइड्स के फॉर्म में होता है और सुनामीज के फॉर्म में होता है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? सी वेव, क्योंकि ये कंटिन्यूस है और बहुत एक्सटेंसिव वे में होता है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दीज आर सी वेव्स विच क्रिएट्स वेरियस इरोजनल एंड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इन द कोस्टल रीजन। तो हर एजेंट की तरह ये भी क्या करते हैं? इरोजन और डेपोजिशन करते हैं, जिसके रिजल्ट में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। क्लियर है? तो बहुत से लोगों ने आप में से देखा होगा भाई समुद्र कैसा होता है। ठीक है, तो समुद्र की जो वेव जनरेट होती है बेसिकली वो एक्शन ऑफ विंड, विंड के एक्शन से होती है। ठीक, जनरली विंड के एक्शन से होती है। सुनामी वेव्स भी होती हैं, वो सुनामी वेव्स अपन पढ़ेंगे, सॉरी पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको अर्थ को एक पढ़ाया था, सुनामी भी पढ़ाया था। सुनामी वेव क्या होता है? वो डिस्टरबेंस होता है किसमें? ओशन वाटर में, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक का फोकस जो है वो ओशन बॉटम के नीचे होता है तो उससे सुनामी वेव जनरेट होती है। ठीक है, अब ये सुनामी वेव पर इसकी पावरफुल कितनी है इस पर डिपेंड करता है, और कोस्टल स्ट्रक्चर कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि ये कोस्ट में किस प्रकार तबाही मचाएगी। ठीक है, तो सारी सुनामी वेव्स जो है डिस्ट्रक्टिव नहीं होती हैं, जाहिर सी बात है। जैसे जापान के एरिया है वहां तो बहुत सारी सुनामी वेव्स आती रहती हैं। ठीक, लेकिन डिस्ट्रक्टिव वेव्स कुछ एक स्पेशली होती हैं जो कि बहुत पावरफुल होती हैं, और स्पेसिफिक कोस्टल रीजन जो है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक, चल, तो अपन थोड़ा पहले सी वेव्स के बारे में देख लेते हैं, हालांकि ये फिजिक्स का पार्ट है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अपने बचपन में वेव्स के बारे में नहीं पढ़ा भैया, थोड़ा सा, है ना, पुराने पाप जो है वो बाहर आएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। ठीक, फिजिक्स के जो आपके टीचर रहेंगे आप उनको बिल्कुल परेशान कर सकते हैं इस संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा क्योंकि मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना है, आप समझो। ठीक है, तो सी वेव्स क्या होती है? सी वेव्स आर अंडुलेशन ऑन सी वाटर विथ वेल डेवलप्ड क्रस्ट एंड ट्रफ्स। तो देखो, ये वेव फॉर्म है। ठीक, तो वेव फॉर्म में वेल डेवलप्ड क्रस्ट होता है और वेल डेवलप्ड ट्रफ्स होते हैं। ठीक, समझ मेरी बात? तो वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन वाटर सरफेस बाय विंड्स। तो जो हवा चलती है, मतलब जो फ्रिक्शन होता है ना, सी सरफेस पर विंड का, उससे क्या होती है? वेव्स जनरेट होती हैं। और यही वेव्स क्या होती है? ट्रैवल भी करती हैं। एक तरह से डिस्टर्बेंस जनरेट होता है सी सरफेस पर, और ये डिस्टर्बेंस क्या होता है? ट्रैवल होता है आगे की तरफ। तो वाटर पार्टिकल्स विद इन अ वेव मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड ओनली द वेव फॉर्म मूव्स फॉरवर्ड इन अ सी एंड ओशियंस, नॉट द वाटर। तो जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है ना, इस चाहे तो अपन थंपिंग इफेक्ट मान लें किसका? विंड का, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वजह से जो सी वाटर है वो सर्कल सर्कल में मूव करता है। ध्यान रखिए, देखिए इस प्रकार सर्कल में मूव करता है, सर्कुलर मोशन में, ऑर्बिटल मोशन में, है ना। फिर और ये केवल वेव फॉर्म जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, वेव फॉर्म्स मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी प्लेस पर ही घूमेंगे, और केवल फॉर्म जो है एनर्जी को है वो आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक, तो वेव विथ लॉन्गर वेवलेंथ्स एंड शॉर्टर हाइट्स रेडिएट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द ओशियन। इनकी वेवलेंथ लॉन्गर है। देखो वेवलेंथ क्या होती है?
ये यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ है, ठीक है। अगर मैंने मान लिया 1 मीटर की वेवलेंथ है, ठीक है, तो अगर मैं इस प्रकार की वेवलेंथ लूँ, ठीक, ये बहुत इस प्रकार की वेवलेंथ, तो यहाँ से एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट की वेवलेंथ है, समझना। तो ये वेवलेंथ बहुत बड़ी हो गई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना, ह्यूज वेवलेंथ हो गई, ठीक। तो प्लीज, तो वेवलेंथ अगर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और वेव हाइट शॉर्टर होती है, तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव हाइट क्या होगी, शॉर्टर होगी, शॉर्टर हाइट रेडिएट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो इस प्रकार की वेव्स होती है, बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करती हैं, क्लियर है। तो ये सुनामी के टाइम अपन ने देखा था किस प्रकार से चीजों को, अभी और थोड़ा डिटेल में देखते हैं फटाफट। तो मेरे ख्याल से वेव समझ में आया है, वेव क्या होती है, ठीक, किस प्रकार मोशन होता है सी वाटर का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो वेव जब पानी गहरा होता है, जब डीप वाटर की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो डीप वाटर में अगर कोई वेव जनरेट होती है, ठीक, तो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो जबरदस्त बड़ी होती है, ठीक, ह्यूज वेवलेंथ। तो वही तो, अगर आप सुनामी जैसी जो बहुत विध्वंसकारी वेव जो होती है, बहुत डिस्ट्रक्टिव वेव जो होती है, वो भी अगर डीप ओशियन में अपन लें तो डीप ओशियन में पता भी नहीं चलता कि सुनामी आ रही है कि नहीं आ रही, बिकॉज उसकी वेवलेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है। वेवलेंथ, दो क्रस्ट के बीच में दूरी जो होती है, वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर कोई शिप है, ठीक, तो उसको मालूम भी नहीं चलेगा कि उसके नीचे सुनामी निकल गई है। लेकिन जैसे जैसे ये वेव क्या होती है, कोस्ट की तरफ ट्रेवल करती है, ठीक, तब जैसे ही कोस्ट पर जो डेप्थ कम होने लगती है, किसकी, वेव की, जो वेव है उसकी डेप्थ कम होने लगती है, तो उसको फील बॉटम होता है, उसको बोलते हैं फील बॉटम, ठीक। जहां पर डेप्थ कम हो रही है वहां से फील बॉटम चालू होता है। फील बॉटम बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर जो जो किसी वेव की वेवलेंथ है, ठीक, तो क्या होता है, द डेप्थ ऑफ वाटर बिकम्स हाफ, अबाउट हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो डेप्थ जो है, अगर वो हाफ हो गई वेवलेंथ के, है ना, तो डेप्थ जो है इज इक्वल्स टू हाफ द वेवलेंथ, ठीक। वेवलेंथ है उसके आधा हो गया डेप्थ। तो इस कंडीशन को, इसको बोलते हैं फील बॉटम। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वेव का ऊपर का भाग होता है ना, वो ऊपर की ओर उठने लगता है, क्योंकि बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जाहिर सी बात है, जो वेव की एनर्जी है, वेव फॉर्म है, वेव की एनर्जी उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है भैया, हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। तो वेव क्या करेगी, अपने मूवमेंट और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ेगी, क्लियर है। तो जैसे जैसे अगर आप जैसे डीप ओशन से कोस्टल की तरफ आएंगे तो वेव क्या है, ऊपर की ओर बढ़ेगी। और यहां पर जब ये वेव ऊपर की ओर बढ़ती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ फील बॉटम, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेकर वेव। क्या बोलते हैं, ब्रेकर वेव। और तो यहां पर क्या है, ब्रेकर वेव चालू हो जाती है और ब्रेकर वेव आगे की ओर बढ़ती है, ठीक। और ये अपना आगे वाला पोर्शन जो है वो एकदम एकदम नाग या सर्प की तरह आगे बढ़ता है और गिर जाता है किस पर, कोस्ट के ऊपर। इसको बोलते हैं सर्फ। क्या बोलते हैं, सर्फ, ध्यान रखिएगा, ठीक। ठीक, तो द फॉरवर्ड मूविंग ब्रेकर वेव इज कॉल्ड सर्फ, क्लियर है। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पर अपन डेप्थ की बात कर रहे हैं। डेप्थ में अगर होती है वेव तो उसकी वेवलेंथ बहुत लॉन्ग होती है, तो पता नहीं चलता है कि भाई किस प्रकार की वेव है ये, ठीक। सुनामी की बात कर रहा हूँ या किसी भी वेव की बात कर रहा हूँ, तो डीप ओशियन में आपको मालूम नहीं चलता कि वेवलेंथ कितनी बड़ी है। हजारों किलोमीटर, मतलब आप 100-300 किलोमीटर की वेवलेंथ होती है। जहाज छोटा सा तो पहचान ही नहीं पाएगा, बस जहाज क्या है, थोड़ा सा ऐसा इसके नीचे निकलेगी तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे होगा जहाज, समझ आई बात, हल्का सा ऊपर नीचे होगा, बस इस प्रकार से ऐसे करके हो जाएगा, क्लियर है। उसको मालूम नहीं चलेगा कि सुनामी निकल गई नीचे से, ठीक। तो देखो पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। तो एज द वेव्स एडवांसेस टुवर्ड्स द कोस्ट, द डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीजेस, वाटर की डेप्थ डिक्रीज होती है। तो ऐसे एरिया समुद्र में जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज्यादा है, ठीक है, और डेप्थ ऑफ वाटर क्या होती है, समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है और गहराई से ऐसे कोस्ट की तरफ आते हैं, डेप्थ रेगुलरली कम हो रही है। तो ऐसी जगहों पर जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत होती है भैया, वहां पर सुनामी भी जबरदस्त आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वाटर डिक्रीज, डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीजेस, वेव हाइट इंक्रीजेज एंड वेव लेंथ डिक्रीजेस। तो वेव हाइट क्या होगी, वेव की हाइट इंक्रीज होगी और वेव की लेंथ डिक्रीज होगी, ठीक। और वेव लेंथ अगर बहुत ज्यादा है तो वेव हाइट बहुत कम होगी, क्लियर है, समझ में आई बात। द वेव्स गेट डिस्टॉर्टेड बाय द बॉटम सरफेस व्हेन द डेप्थ, अब देखो बॉटम सरफेस मतलब फील बॉटम, तो जहां पर इस डेप्थ की वेवलेंथ, सॉरी ओशन की डेप्थ है, उसकी डेप्थ वेवलेंथ का हाफ हो जाए, ठीक, समझिए, उसको बोलते हैं फील बॉटम। द वेव गेट्स डिस्टॉर्टेड बाय द बॉटम सरफेस, फील बॉटम, व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर बिकम्स अबाउट द हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ठीक। डेप्थ, डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो गया, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ठीक। डेप्थ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेवलेंथ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्थ इज इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय
क्लियर है, ध्यान रखिए। तो देखो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन फील बॉटम, और ड्यू टू द कंटिन्यूड लॉस ऑफ डेप्थ द क्रेस्ट ऑफ द वेव टॉपल्स, तो ऊपर का जो वेव का क्रेस्ट है वो टॉपल होगा, ठीक, टॉपल्स ओवर द वेव इन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्रेकर वेव। तो ये जो टॉपल्ड वेव है, ठीक है, ऊपर से जो वेव ऐसे लेके चलता है ना, आगे की तरफ बढ़ती है वेव, इसको बोलते हैं अपन ब्रेकर वेव, ठीक, विच फाइनली कोलैप्स ऑन शोर, जो कहां पर गिर जाएगी, शोर पर गिर जाएगी, ठीक। द फॉरवर्ड मूविंग ब्रेकर वेव इज कॉल्ड सर्फ, द फॉरवर्ड मूविंग ब्रेकर वेव इज कॉल्ड सर्फ। ध्यान रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, पर ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं चीजों को, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो ये ब्रेकर वेव है, ध्यान रखिए, ये बीच हो गया आपका, ठीक, और इसी को बोलते हैं अपन सर्फ। बेसिकली जब ये डाउनफॉल होगी तो ये क्या कहलाएगी, सर्फ। फॉरवर्ड मूविंग ब्रेकर वेव इज कॉल्ड सर्फ, है ना। ये क्रस्ट हो गए, ये वेवलेंथ देखो यहाँ पर बहुत वेवलेंथ ज्यादा है ना, यहाँ पर वेवलेंथ कम हो जाएगी क्योंकि बॉटम इफेक्ट होगा। वेव की वेवलेंथ कम होगी तो उसकी हाइट क्या होगी, वेव हाइट इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, विदाउट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अपने को ज्यादा यहाँ पर फिजिक्स फिजिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी मोटी बेसिक चीजें हैं वो समझ लो, ठीक। क्लियर है। डीप ओशियन में वेव के बारे में मालूम नहीं चलता है, वो हमें केवल कब मालूम चलता है, जब कोस्टल रीजन में आती है वेव, ठीक। तो ये वेव्स कोस्टल रीजन में आकर क्या करती हैं, फील बॉटम इफेक्ट करती हैं, फील बॉटम होता है इनको, और फील बॉटम होने के बाद क्या होता है, ये टॉपल करती है, ऊपर से बढ़ती है, इनकी हाइट इंक्रीज होती है। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, ठीक, कि किस प्रकार से वेव मोशन होता है ना, ओशन वाटर का, ठीक। अब ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा है, अपन ज्योग्राफी पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में निकल गया तो फिर वो पूरा मोशन चालू हो जाएगा जबरदस्त तरीके से, ठीक। चलिए, तो अब देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द शोर वेयर द वेव ब्रेक्स इज कॉल्ड प्लंज लाइन, ठीक। तो जहां पर वेव ब्रेक हो रही है, वेव ब्रेक कहां पर होगी, जहां पर फील बॉटम होगा, और फील बॉटम कहां पर होगा, जहां पर जो डेप्थ है वो इक्वल हो जाएगी वेवलेंथ बाय 2 के, मतलब डेप्थ इज इक्वल टू हाफ द वेवलेंथ, ठीक। तो उसको बोलेंगे फील बॉटम, और यहां पर ब्रेकर वेव चालू हो जाएगी। तो ये जो एक लाइन है जो पूरा डिवाइड करेगी इस पूरे रीजन को आगे तक, पूरे समुद्र के नीचे एक लाइन है, उसको बोलते हैं प्लंज लाइन, है ना, इमेजनरी लाइन है। तो जहां पर फील बॉटम स्टार्ट होता है वेव का, उसको बोलते हैं प्लंज लाइन। क्लियर है, ठीक है। तो देखो प्लंज लाइन, तो ब्रेकर वेव्स को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेकर वेव्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एक होता है स्पिलिंग ब्रेकर, एक होता है प्लंजिंग ब्रेकर, और एक होता है सर्जिंग ब्रेकर, ठीक। केवल सुन लो, ठीक। उसके बाद अपने को इसका कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल फोटो देख लो इसका, ठीक है। तो स्पिलिंग वेव क्या होती है, स्पिलिंग वेव वहां बनती है जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो स्लोप होता है, जेंटल बॉटम स्लोप होता है, बहुत जेंटल होता है, ठीक। और ये जो वेव बनेगी वो काफी बड़ी होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। प्लंजिंग वेव कहाँ बनती है, जहां पर मॉडरेट स्लोप होता है, ठीक, स्लोप जबरदस्त है, तो इसमें क्या होगा, और खतरनाक वेव बनेगी, ठीक है। और जहां पर स्टीप बॉटम स्लोप होता है वह इस प्रकार की वेव बनती है। तो ये तीनों वेवों में केवल किसका अंतर है, स्लोप का अंतर है, ठीक, समझ में आई बात। तो देखो डिस्टेंस एंड टाइम, फ्लैट बॉटम हो गया, लगभग लगभग फ्लैट बॉटम, तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्पिलिंग ब्रेकर, ठीक। और अगर थोड़ा सा स्टीप बॉटम है ना, तो वहां पर क्या बनेगी आपकी प्लंजिंग ब्रेकर, और ये इस प्रकार की बनती है, यहाँ पर टॉपल हेड होता है बहुत बुरी तरीके से, और वेरी स्टीप बॉटम स्लोप है, तो वहां पर जो बनेगी उसको बोलते हैं सर्जिंग वेव। क्लियर है। अब अगर आप सर्फिंग वगैरह करते हैं, उस प्रकार के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इनके बारे में और पढ़िएगा डिटेल में, पर ठीक है, अपने इंडिया में चले अब क्या है, अपन जो जो अपने ट्रेडिशनल गेम्स है वही खेल लें, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कुछ और कंसेप्ट साथ साथ। सी कोस्ट क्या होता है सर, सी शोर क्या होता है ना, हाई टाइड वाटर क्या होता है, लो टाइड वाटर क्या होता है, बैक शोर क्या होता है, फोर शोर क्या होता है, बीच क्या होता है, ठीक। तो देखिए इन सारी चीजों में टेक्निकल अंतर है, ठीक है। तो अपन उन टेक्निकल अंतर को अपन जीएस लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए, तो कोस्टल रीजन में अपन जो देखते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मान लीजिए ये कोस्टल रीजन है, ठीक, ये आपका कोस्टल रीजन है, ठीक। अब कोस्टल रीजन में एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं दोपहर में 2 बजे आया और मुझे पानी यहां पर मिला, ठीक। मैं शाम को 8-9 बजे आऊंगा रात में, तो पानी मुझे यहां पर मिलेगा बिकॉज ऑफ लो टाइड, ठीक। और किसी और समय पे आऊंगा तो पानी मुझे यहां पर मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई टाइड, ठीक। तो हमें पता है कि ओशियनिक जो कोस्टल रीजन्स हैं वो दिन में 2 बार टाइड्स का फेनोमेना फील करते हैं, ठीक है। टाइड्स अपन पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी में, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब आपको मैं ओशियंस के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना, करेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, टाइड्स के बारे में पढ़ाऊंगा,
ठीक है। तो और जो वर्ल्ड के ओशियंस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओशियन वाटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, बहुत सारे सर्कुलेशन ओशियन वाटर में अपन देखेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, तो तब पढ़ेंगे। अभी आप देख लो, तो देखो, एक होता है हाई टाइड वाटर का लेवल, ठीक, एक होता है हाई टाइड वाटर का लेवल और एक होता है लो टाइड वाटर का लेवल। क्लियर है? हाई टाइड वाटर लेवल एंड लो टाइड वाटर लेवल। तो देखो, शोरलाइन क्या होता है, शोरलाइन में एग्जैक्टली जहां पर पानी का लेवल हो उसे हम बोलते हैं शोरलाइन। समझ में आई बात? ठीक है, देखो मैं आपको और बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हाई टाइड शोरलाइन है, ठीक, और ये लो टाइड शोरलाइन है, ठीक। तो देखो, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी जब हाई टाइड आएगा, ठीक, और एक पॉइंट पर ये यहां पहुंच जाएगी, ठीक। तो शोरलाइन क्या होता है, शोरलाइन जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सी लेवल को देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज शोरलाइन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो देखो, हाई टाइड से लेकर लो टाइड तक, ठीक, यहां से हाई टाइड से लेकर लो टाइड तक की अपन बात करते हैं तो इसको बोलते हैं फोर शोर। क्या बोलते हैं? फोर शोर। ठीक, देखिए यहां पर, तो हाई टाइड वाटर से लेकर लो टाइड वाटर तक का जो एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फोर शोर। ठीक, और फोर शोर के आगे जहां पर वॉश करती है बस वेव्स थोड़ी थोड़ी, ठीक, और काफी दूर तक बैक शोर होता है, जो कि लगभग लगभग मतलब ओशन का ही कभी सबमर्ज पार्ट होगा या इमर्ज पार्ट हो गया होगा बाद में, तो इसको बोलते हैं बैक शोर। और बैक शोर पर अपने को बीचेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बीचेस। ठीक, और इसके अलावा इसके आगे अपन जाते हैं जहां पर जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है वो चेंज होता है ना, या तो हायर ग्राउंड्स में चेंज होता है या अलग प्रकार से चेंज होता है, उसको बोलते हैं फिर अपन, वो अलग अपना मेन लैंड चालू हो गया वहां से। ठीक, तो यहां से कोस्ट चालू होती है। कहां से? ये कोस्ट लाइन जब बोलते हैं अपन कोस्ट लाइन, तो कोस्ट लाइन एक्चुअली जो बैक शोर है उसका एंड होता है। ठीक, तो बैक शोर का जो एंड है वो कोस्ट लाइन कहलाता है। ठीक, तो यहां से कोस्ट लाइन चालू होती है, कोस्ट लाइन के आगे फिर बैक शोर, फोर शोर, ध्यान रखिए। और हाई टाइड वाटर के आगे गहरा समुद्र जो होता है उसको बोलते हैं अपन ऑफ शोर। समझ में आई? आपने बहुत सारी बार ये शब्द सुना होगा, क्या ऑफ शोर क्या होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। बैक शोर, फोर शोर, ऑफ शोर, कोस्ट क्या होता है और शोर लाइन क्या होता है। शोर लाइन देखो, हाई टाइड वाटर से लो टाइड वाटर तक अभी प्रेजेंट में कहां पर हमें एक्चुअली मिल रहा है पानी, उसको हम क्या बोलते हैं? शोर लाइन बोलते हैं। क्लियर है? यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है हाई टाइड और लो टाइड वाटर के बीच में, इसको बोलते हैं फोर शोर। ठीक, और इसके आगे का जो एरिया है, ठीक, उसको बोलते हैं बैक शोर। क्या बोलते हैं? बैक शोर। और ये कंटिन्यूड पार्ट है किसका? पानी नहीं पहुंच रहा है पर ओशन बॉटम का ही लगभग लगभग कंटिन्यूड पार्ट है। ठीक, और जहां पर बैक शोर एंड होता है, ठीक, और जहां पर सेपरेट लैंडफॉर्म चालू होता है, चाहे प्लेट्यू हो, चाहे प्लेन्स हो, चाहे माउंटेन्स हो, ठीक, उसको बोलते हैं, और उसको अलग करने वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बेसिकली ये देखो, इस प्रकार से चलता है मामला। ठीक, यहां पर से आगे गए अपन, ये आपका आ गया। ये लो टाइड वाटर मान लीजिए यहाँ पर है, हाई टाइड वाटर यहाँ तक है ना। ये क्या हो गया? बैक शोर हो गया, ये फोर शोर हो गया, ये ऑफ शोर हो गया आगे की तरफ। ये लो टाइड वाटर लेवल और ये हाई टाइड वाटर लेवल। ठीक, तो ये तो ठीक है। यहाँ पर इस इन दोनों एरिया के बीच में अपना दिन भर में क्या होगा? वाटर सी लेवल क्या करेगा? माइग्रेट करता रहेगा। ठीक, और ये जो एरिया है बैक शोर वाला, इस पर अपने को बीचेस मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, और ये जो एंड होगा कहाँ पर? यहाँ पर नया लैंडफॉर्म या लैंड रीजन चालू होगा, या अलग स्पेसिफिक कोई क्या होगा, जो फॉर्मेशन है लैंड का वो चालू होगा। तो उस एंड तक जहां तक बैक शोर जा रहा है, तो बैक शोर का एंड जहां होता है उसको बोलते हैं कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन। क्लियर है भैया? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। ठीक, और जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आगे। तो देखो, ये जो कोस्टल रीजन है तो इसको बोलते हैं अपन कोस्टल रीजन। ठीक, ध्यान रखिए, कोस्ट लाइन जो ये हो गई अपनी कोस्ट लाइन, ध्यान रखिए। बैक शोर, फोर शोर, ठीक, बीच फेस हो गया, ये यहाँ पर बीच वगैरह मिलते हैं अपने को, ये कोस्ट लाइन हो गई। यहाँ पर हो सकता है अगर रेगिस्तान है तो ड्यून्स वगैरह मिलेंगे अपने को। ठीक, और कुछ रीजन को अपन थोड़ा सा कोस्ट बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक, और ये फिर हो गया इंटीरियर हिंटरलैंड्स। ठीक, इतना डिटेल में आपको जाने की बात नहीं है। ये देखो, ब्रेकर जोन हो गया ये, यहाँ पर फील बॉटम हो गया, इसको किसको? अपनी जो वेव्स आ रही है उसको फील बॉटम हो गया। ठीक, तो इसको एरिया को आप नियर शोर भी कह सकते हो, ठीक, या ऑफ शोर भी कह सकते हो, या लिटोरल जोन भी कह सकते हो। लिटोरल जोन। क्लियर है? तो शोर फेस या ऑफ शोर जोन या लिटोरल जोन, ठीक, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। और भी इसमें डिफरेंस भी होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये मीन हाई जो वाटर लेवल है, मीन लो वाटर लेवल है ये, और ये मीन सी लेवल है। तो ये मीन सी लेवल समझना, मीन सी लेवल आपने सुना होगा। मीन सी लेवल क्या होता है? हाई टाइड वाटर, हाई टाइड वाटर लेवल और लो टाइड वाटर लेवल का एवरेज होता है, इसको हम बोलते हैं मीन सी लेवल। क्लियर है?
ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली टर्मिनोलॉजी अपने को समझ में अगर आती है तो अपने को आगे जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो बेहतरीन रहेगी। पहली बार मैंने बार बार बोल रहा हूँ हर लेक्चर में कि ज्योग्राफी की फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम लेती है ना। सेकंड बार जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत मतलब बहुत सिंपल सा है। तो अगर आपको ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है तो भाई थोड़ा समय लगेगा इसमें, ठीक है, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ठीक। और एक बार ये कंसेप्ट पूरे समझ जाएंगे तो आपके आंसर राइटिंग में ऑटोमेटिकली पॉलिशनेस और शार्पनेस आ जाएगी, ठीक। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी में मेंस लिखते हैं या ज्योग्राफी को मेंस में देखते हैं तो उनको बेसिकली टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, ठीक है, कि सर मैं क्या वर्ड यूज करूं, तो वो अटक जाते हैं कहीं ना कहीं मेंस के आंसर में और फिर अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में चीजों को लिखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए भाई। अब देखो फोर शोर क्या होता है, बैक शोर क्या होता है, ये सब अगर अपन बात कर रहे हैं कोस्टल रीजन की तो आपको पता होना चाहिए। हाई टाइड वाटर, लो टाइड वाटर, ऑफ शोर, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। चलो फर्दर अब देखो पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। द जोन ऑफ लैंड, अब परीक्षा में कैसे लिखना है ऐसे देख लो। द जोन ऑफ लैंड बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर इज रिफर्ड एज सी शोर। तो हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड के बाद जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी शोर बोलते हैं पूरा, ठीक। और शोर लाइन क्या होती है, सी शोर में जहां पर भी पानी का लेवल रहेगा एट द पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान रखना टाइड के साथ ऊपर नीचे होगा, ठीक। तो जिस पॉइंट पर आप खड़े हो उस समय वो शोर लाइन वो रहेगी। शोर लाइन क्या होती है, हाई टाइड से लो टाइड तक फ्लक्चुएट करती है। द एक्चुअल लैंडवर्ड लिमिट ऑफ सी वाटर एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड शोर लाइन। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपने देखा तो यहाँ पर जो टाइड का लेवल है ये वाला लेवल है, तो यहाँ पर शोर लाइन हो गई, दिस इज कॉल्ड शोर लाइन। क्लियर है। द शोर लाइन इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन लैंड एंड वाटर, और ये चेंज होती रहती है हाई टाइड से लो टाइड के बीच में, ठीक। तो बैक शोर रिप्रेजेंट द बीच जोन, फोर शोर रिप्रेजेंट द जोन ऑफ हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर। तो बैक शोर क्या हो गया, बीच जोन हो गया, फोर शोर हाई टाइड से लो टाइड वाटर हो गया। ऑफ शोर रिप्रेजेंट द जोन ऑफ शैलो बॉटम ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ स्लो। तो इसके बाद जो डीप सी है, अगाध सागर आगे जाएगा, इसको बोलेंगे अपन, ठीक। तो वो हो गया ऑफ शोर जोन कहलाएगा, ठीक है। और इसी ऑफ शोर जोन में ब्रेकर्स भी आएंगी, ब्रेकर जोन भी आएगा, लिटरल जोन भी आएगा, और सारे जोन इसी में आएंगे, ठीक। ठीक है। द कोस्ट रिप्रेजेंट द लैंड जोन आफ्टर द शोर लाइन। तो ये अपनी शोर लाइन हो गई पूरी यहाँ पर, ठीक। सी शोर हो गया, सी शोर में क्या क्या होता है, बैक शोर, फोर शोर और ऑफ शोर, ठीक। ऑफ शोर को हटा दो भले, लेकिन बैक शोर और फोर शोर तो होता ही। तो बैक शोर का जो एंड होगा, ठीक है, जहां से फिर सेपरेट यहां तक का जो एरिया है ये समुद्र का ही एक पार्ट है ना। लाखों साल पहले हो सकता है कि पानी यहां तक हो, ठीक। तो बैक शोर का एंड कोस्ट लाइन कहलाता है, ठीक है। और उसके आसपास जो रीजन है उसको बोलते हैं कोस्ट का रीजन, क्या बोलते हैं, कोस्ट, तट, ठीक। चलिए, तो ये सिंपल चीजें हैं जस्ट टू रिमेंबर। चलो फिर अपन आगे देखते हैं फर्दर। तो ये पूरा मैप है, सॉरी डायग्राम है, ठीक है, ये अपन ने देखा है इसको। कोई दिक्कत हो तो आप देखिएगा, ठीक। चलिए अब इसमें ज्यादा आपको फालतू की चीज याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया जो होता है कोस्ट का एरिया होता है, और ये होती है कोस्ट लाइन, ध्यान रखिएगा। तो कोस्ट लाइन से इंटरलैंड की तरफ या इंटीरियर पार्ट से मेन लैंड की तरफ जो एरिया होता है छोटा सा, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं कोस्ट। क्लियर है। चलिए आगे फर्दर। ये वही कोस्टल जोन है, बहुत सारे इलस्ट्रेशन मैंने देखे थे, ठीक है। चलो तो ये अपन आसपास का फेनोमेना समझ गए हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मरीन इरोजन, ठीक है, किस प्रकार से काम करती हैं अपनी वेव्स। तो जो अपनी वेव्स है भाई वो काम करती हैं किस प्रकार से, जो मेजर प्रोसेस हैं किसके, इरोजन के। तो भाई प्रोसेस मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 7-8 प्रोसेस पढ़ाए हैं इरोजन के, वो इरोजन वाले चैप्टर में देखिएगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं, इन सारे प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस रिवर यूज करती है, कुछ प्रोसेस ग्लेशियर्स यूज करते हैं, कुछ प्रोसेस विंड यूज करती है, कुछ प्रोसेस वेव्स यूज करती हैं, ठीक। और कुछ प्रोसेस फिर अंडरग्राउंड वाटर भी यूज करेगा, ठीक। तो ये सारे जो एजेंट्स ऑफ डिनोटेशन है ये अलग अलग प्रोसेसेस यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ ग्लेशियर की, तो ग्लेशियर का स्पेशल प्रोसेस क्या है, प्लकिंग, ठीक। रिवर का स्पेशल प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलिक एक्शन, भाई रिवर आके टकराती है, चट्टान से चट्टान हिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। फिर आते हैं विंड की बात करते हैं, तो विंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेपरेट, जो अलग बनाता है विंड को, वो है आपका डिफ्लेशन, ठीक। और इन सारे लोगों में, सारे एजेंट्स में कॉमन तो है ही एब्रेशन और एट्रिशन चल रहा है साथ में, ठीक है। तो समझिए अब क्या ये क्या करता है, क्या जो अपना कोस्टल वेव है, तो यहाँ पर कोस्टल वेव एब्रेशन, मेजर प्रोसेस जो है कोस्टल वेव्स के वो है एब्रेशन, एट्रिशन, हाइड्रोलिक एक्शन और सॉल्वेंट एक्शन।
अब भैया मैं इनको बिल्कुल भी एब्रेशन एट्रिशन क्या होता है बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्लास में, और ये आपको अगर जानना है तो आप लास्ट के लेक्चर्स देखिए यार, ठीक। अब मैं केवल नाम लूंगा, व्हाट इज एब्रेशन, व्हाट इज एट्रिशन, क्लियर, समझ में आई बात। तो अब देखो यहाँ पर कोस्टल प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते हैं बहुत सारे। कोस्टल लैंडफॉर्म्स कौन से हैं? ड्यू टू द एक्शन ऑफ कोस्टल वेव्स, ठीक। तो कोस्टल वेव्स आती हैं, टकराती हैं कोस्ट पर, तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर भी डेवलप करती है, अपने ना हाइड्रोलिक एक्शन इसको बोलते हैं। सॉल्वेंट एक्शन भी होता है, जिसके रिजल्ट में बहुत सारी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। पहला है क्लिफ, ध्यान रखिएगा क्लिफ। तो देखो, ये जो एक पहाड़ होता है धीरे धीरे, ठीक है, पहाड़ जो होता है इसको एकदम स्ट्रेट, क्या होता है, एकदम स्ट्रेट या एकदम स्टीप स्लोप वाला पहाड़ होता है, उसको बोलते हैं अपन क्लिफ, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको पूरे इसका राइट अप भी दूंगा, निश्चित रहें, ठीक। लेकिन अभी केवल समझते आइए क्लिफ होता क्या है बेसिकली, ठीक। क्लिफ क्या होता है भैया? क्लिफ इज सिंपली वेरी स्टीप साइडेड या वर्टिकल साइडेड जो होता है, कोस्ट के पास में जो वर्टिकल साइडेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लिफ्स, ठीक। दोज आर कॉल्ड एज क्लिप्स। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, सिंपल से, और ये सिंपल है। दिस कॉल्ड वेव कट प्लेटफॉर्म। तो अगर हार्ड रॉक का प्लेटफॉर्म है तो ये वेव ने क्या है, जो हाई टाइड वाटर लो टाइड वाटर के रीजन में वेव यहाँ तक आती है, तो ये क्लिप हो गई आपकी, ठीक। क्लिप सडन क्या होता है, बम्प सडन क्या होता है, जैसे एस्कारपमेंट होता है अपन देखते हैं, तो एस्कारपमेंट कोस्टल रीजन में होगा तो उसे बोलेंगे क्लिप, क्लियर है। तो इस रीजन में हाई टाइड वाटर लो टाइड वाटर में मूवमेंट होता है वाटर का, और ये पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप होता है, इसको बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। तो वेव ने पूरा काट के प्लेटफॉर्म डेवलप करा है, दैट इज कॉल्ड एज वेव कट प्लेटफॉर्म, क्लियर है। अब देखो कोस्टल केव्स क्या होती हैं, आर्क्स क्या होते हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, ब्लो होल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, है ना, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, मैं आज इसको लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी है, ठीक। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा टॉपिक जो है खत्म करूंगा, ठीक है। और बहुत सारा टॉपिक बाकी है अभी, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स अपने को पढ़ने हैं, क्या ना, ओल्ड मैन ऑफ हॉय क्या होता है भैया, स्टैक क्या होता है, ये ब्लो होल कैसे बनता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, क्लियर है। तो फटाफट देखिए, कोव्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन बीचेस के बारे में देखेंगे, है ना, बीच क्या होता है, कैसे बनता है, डेवलपमेंट बीच का कैसे होता है, ठीक है। बार्स एंड बैरियर्स, जो वेव्स जो आती हैं, सी वेव्स, है ना, तो इनके मूवमेंट से क्या होता है, सी वेव्स के मूवमेंट से कभी कभी मूवमेंट सी वेव्स का पैरेलल भी होता है कोस्ट के, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में विंड्स एंड करेंट्स के प्रभाव में, जरूरी नहीं कि एकदम वर्टिकली ही आए, है ना, कोस्ट के ऊपर कौन, वेव्स, ठीक। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डेवलप होती हैं, जो डेपोजिशंस होते हैं बेसिकली उनको अपन बोलते हैं बार्स एंड बैरियर्स, और ये भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, स्पिट होता है, टोम्बोलो होता है, ठीक। बार्स होते हैं बहुत सारे प्रकार के, तो मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। ऑफशोर बार क्या होता है, स्पिट क्या होता है, हुक्ड स्पिट क्या होता है, लूप्ड बार क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। कनेक्टिंग बार्स क्या होता है, टोम्बोलो क्या होता है, टोम्बोलो मतलब अगर हेडलैंड, हेडलैंड मतलब मेनलैंड जो है, मेनलैंड और आइलैंड को जोड़ने वाला डेपोजिशन जो होता है, मेनलैंड और आइलैंड को जोड़ने वाला डेपोजिशन जो होता है उसको बोलते हैं अपन टोम्बोलो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तो प्लीज, है ना, ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूस रहे लेक्चर्स में तो आपको पूरा फायदा होगा, है ना। दवाई का पूरा कोर्स अगर लोगे आप तो फायदा क्यों नहीं होगा, फायदा बिल्कुल होगा। लेकिन अगर अपने मन से दवाई लोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक। तो ये दवाई है लगभग आप समझ लो 3 महीने, 3 से 3.5 महीने की, ठीक, 3.5 मंथ्स की पूरी दवाई है। एक बार ये पूरी तो कोर्स कर लिया आपने दवाई का, ठीक है, तो आपकी जो बीमारी है वो चली जाएगी, ज्योग्राफी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, क्लियर है। तो फर्दर कोस्ट लाइन के बारे में देखेंगे अपन, भाई कोस्ट लाइन कितने प्रकार की होती हैं। तो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस कोस्ट लाइन, सबमर्जेंस कोस्ट लाइन, मिक्स्ड कोस्ट लाइन, फॉल्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। तो मिक्स्ड कोस्ट लाइन, सबमर्ज कोस्ट लाइन में रिया कोस्ट अपन देखेंगे, फियर्ड देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉल्मेशियन कोस्ट देखेंगे। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो आपके सामने अक्सर आते रहेंगे, है ना, तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा अपने को 5-5 10 10 मिनट लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो फर्दर देखिए, आज को मैं लेक्चर जो है अपन यहीं पर एंड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा टॉपिक जो है कंप्लीटली कवर कर दूंगा, तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर आप साथ में रहें। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी दिक्कत जीवन में इस ग्रुप पे आप मुझे मैसेज करें, जीवन मतलब ज्योग्राफी संबंधित या आपके एग्जाम संबंधित, है ना, बस मत खतरनाक कॉल मत करना, ठीक। और कोई इसके अलावा कल है यू, अगर कभी डिप्रेस हो तो नो इश्यूज, पर बेसिकली ज़्यादा फोन डाउट्स के बारे में करना, ठीक।
डिप्रेशन के बारे में इतना सोचोगे उतना और डिप्रेस होगे। क्लियर है? तो चलिए, तो भाई लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, ताकि मेरे भी भाई व्यूअर्स बढ़ें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी भी इच्छा है कि बहुत बड़ी जो है एक क्लास को पढ़ाऊं, ठीक, ऑल इंडिया लेवल की। ठीक है, हालांकि अभी भी बड़ी क्लास को पढ़ाता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी एक ऑल इंडिया लेवल की क्लास, एक साथ आपके क्लास में बैठे हैं, मतलब हजारों बच्चे बैठे, तो उसका मजा अलग ही है। ठीक, तो चलिए, अनुराग 27 मेरा एजुकेटर कोड है ना। अगर आप को अच्छा लगता है, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं अनअकैडमी पर, तो आप 10% डिस्काउंट उस कोर्स की फीस पर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अनुराग 27 का कोड इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, और केवल ये कि मेरी प्रार्थना है आपसे कि भैया कंटिन्यूसली लेक्चर पे रखो। ठीक, भाई 4 लेक्चर बीच में देखे, 2 लेक्चर शुरू में देखे, 3 लेक्चर एंड में देखे, इस प्रकार से मत रखो। ठीक है, खैर, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।